ठीक है। तो इंडिया की जो डिफिनीशन है बच्चे वो आर्टिकल 1 में है। ठीक है, जो आर्टिकल 1 है बच्चे वहां पे इंडिया की डिफिनीशंस दी गई है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है बच्चे। तो आर्टिकल जो 1 है बच्चे उसमें ध्यान में रखना है आपको कि इंडिया की डिफिनीशन जो है बच्चे वो आर्टिकल 1 में दी गई है बच्चे। जो आर्टिकल 1 है बच्चे उसमें इंडिया की डिफिनीशन है बच्चे। क्लियर है। तो आर्टिकल 1 में जो डिफिनीशंस दी गई है बच्चे वो इंडिया की, इंडिया दैट इज भारत बच्चे। इंग्लिश में इंडिया लिखा गया है बच्चे, और हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल होता है बच्चे भारत, यानी भारत जो है बच्चे वो यूनियन ऑफ स्टेट है बच्चे। यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है बच्चे। भारत में जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उन सभी स्टेट्स को अगर तुम मिलाते हो बच्चे तो फॉर्म ऑफ द यूनियन, यूनियन बनता है बच्चे। और जो इंडियन यूनियन है बच्चे, इस इंडियन यूनियन से किसी भी स्टेट को सेपरेट होने का राइट नहीं है बच्चे। यानी कोई भी राज्य यूनियन ऑफ इंडिया से बाहर नहीं निकल सकता है बच्चे। यूनियन ऑफ इंडिया का अगर आप पार्ट हो चुके हैं बच्चे तो यूनियन ऑफ इंडिया से सेपरेट होने का राइट नहीं है बच्चे। आप अलग होने की बात करेंगे, आप अलग नहीं हो सकते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में आप अपनी मर्जी से आए हैं, ठीक है, लेकिन बाहर जाना है यूनियन ऑफ इंडिया से तो ये डिसाइड जो किया जाएगा बच्चे वो पार्लियामेंट के थ्रू किया जाता है। यानी देश की जो संसद है बच्चे वो डिसाइड करेगी कि यूनियन ऑफ इंडिया से किस स्टेट को बाहर करना है, किसको नहीं करना है। वैसे आप यूनियन ऑफ इंडिया से सेपरेट नहीं हो सकते हो बच्चे। क्लियर है। तो आर्टिकल जो 1 है बच्चे उसमें इंडिया की डिफिनीशंस दी गई है, जहां पे आपको यूनियन ऑफ स्टेट मिलेगा। ये ध्यान में रखना है बच्चे। कोई न्यू स्टेट मुझे फॉर्म करना है बच्चे, तो नया अगर स्टेट फॉर्म करना होगा तो ये भी डिसीजंस कौन लेगी? देश की संसद या फिर कंट्री की पार्लियामेंट बच्चे। और न्यू स्टेट मुझे फॉर्म करना है बच्चे तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे? सिंपल मेजोरिटीज की बच्चे। सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत से बच्चे हम किसी भी स्टेट को क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, न्यू स्टेट मुझे फॉर्म करना है तो वहां पे मुझे सिंपल मेजोरिटीज की जरूरत पड़ेगी बच्चे। सिंपल मेजोरिटी से नया स्टेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल मेजोरिटी से ही तुम किसी स्टेट के कैपिटल को चेंज कर सकते हो बच्चे। सिंपल मेजोरिटी से किसी स्टेट की टेरिटरीज को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है बच्चे। सिंपल मेजोरिटी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के परमिशन से हम किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी फॉर्म कर सकते हैं बच्चे। समझा बात? समझ में आई बात मेरी आप लोगों को कि मुझे अगर किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनानी है बच्चे तो उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म करने के लिए उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट के रेक्टिफिकेशन से किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हो सकती है सिंपल मेजोरिटीज के बेसिस पर। तो तुमसे अगर सिंपल मेजोरिटी में पूछेगा तो बता सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक आर्टिकल 1 को लेकर बच्चे? तो आर्टिकल 1 और जो आर्टिकल 3 है बच्चे, ठीक है ना, वो आपका, ठीक है ना, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरेट बाउंड्रीज, जो स्टेट टेरिटरीज है बच्चे, एग्जिस्टिंग स्टेट की जो बाउंड्रीज है, अगर उसमें मुझे कोई चेंजेस करना होगा बच्चे तो हम आर्टिकल 3 का यूज करके कर सकते हैं बच्चे। क्लियर है। क्लियर है इतनी चीजें। नीचे आओगे बच्चे तो तुम्हारे पास आर्टिकल 14 है, इक्वलिटीज बिफोर लॉ। तो जो इक्वलिटीज बिफोर लॉ का कंसेप्ट है बच्चे हमने ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है बच्चे। यूनाइटेड किंगडम जो है बच्चे, तुम्हारा यूके जो है बच्चे, वहां से इक्वलिटीज बिफोर लॉ का कंसेप्ट लिया गया। और इक्वलिटीज बिफोर लॉ इज अ निगेटिव कंसेप्ट बच्चे। जो इक्वलिटीज बिफोर लॉ है बच्चे ये एक तरह का निगेटिव कंसेप्ट है बच्चे, ठीक है ना। इसको हम लोग निगेटिव कंसेप्ट में रखते हैं इक्वलिटीज बिफोर लॉ को बच्चे। और इसी आर्टिकल 14 में बच्चे एक और चीज मिलेगा तुम्हें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ए लॉ इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट, मतलब यानी प्रोटेक्शन देते समय हमें एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है बच्चे, जहां पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। कुछ लोगों के राइट को क्या किया जा सकता है बच्चे? रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंडर।
लेकिन इक्वलिटीज बिफोर लॉ का मतलब निगेटिव एक राइट है, मतलब इक्वलिटीज बिफोर लॉ को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है, इक्वलिटीज बिफोर लॉ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता बच्चे। लॉ की ही सुप्रीमेसीज होगी बच्चे इंडिया में, या जो भी कंट्री, जिस कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है बच्चे, वहां पे इक्वलिटीज बिफोर लॉ को ही ये लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी इक्वलिटीज बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि लॉ ही सुप्रीम है। हाँ, एक्सेप्शन होते हैं इक्वलिटीज बिफोर लॉ के, ऑप्शन में तुम्हें प्रेसिडेंट मिल जाएगा और गवर्नर। तो इक्वलिटीज बिफोर लॉ का जो एक्सेप्शंस है बच्चे, ठीक है ना, जो एक्सेप्शंस है बच्चे, ठीक है ना, इक्वलिटीज बिफोर लॉ का, वो एक्सेप्शंस कौन हो सकता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होता है बच्चे, वो इक्वलिटीज बिफोर लॉ का क्या हो सकता है, एक्सेप्शंस हो सकता है बच्चे। थोड़ा सा ना स्क्रीन अब है जूम आउट कर लो, ठीक है ना, तो वो दिख जाएगा तुम्हें। थोड़ा सा ना जूम आउट करोगे, स्ट्रेच हो जाएगा तुम्हारे फोन पे, तो दिखने लगेगा जो ब्लैक बोर्ड पे चीजें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्क्रीन को जूम आउट करोगे, सॉरी जूम इन कर लो, थोड़ा सा जूम इन करोगे तो वो दिखनी शुरू हो जाएंगी जो चीजें ब्लैक बोर्ड पे लिखी जा रही है। वो जूम इन जूम आउट हो जाएगा, बस तुम्हें उस पर स्ट्रेच करोगे तो वो पास तुम्हारे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आर्टिकल 1 और 3 क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो बताओ। यस बच्चे, ये ओके, यस बच्चे, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, चलो चलो रिवाइज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम बच्चे, अगर डिस्कस है तो फिर चलो कुछ कोई नो प्रॉब्लम। तो आई रिवाइज डू, ठीक, नेक्स्ट, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं तो फिर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आर्टिकल 14 तुम लोग को क्लियर ही है बच्चे, ठीक है ना। इक्वलिटीज बिफोर लॉ इज अ निगेटिव कंसेप्ट बच्चे, ये ध्यान में रखना कि इक्वलिटीज बिफोर लॉ जो है वो निगेटिव कंसेप्ट है बच्चे। इक्वलिटीज बिफोर लॉ का एक्सेप्शन जो है वो प्रेसिडेंट होता है और गवर्नर होता है बच्चे। मतलब जो भी पर्सन प्रेसिडेंट है बच्चे, या जो भी पर्सन गवर्नर है बच्चे, वो कभी भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा बच्चे ड्यूरिंग द होल्डिंग द पोस्ट। जब तक वो पोस्ट कंट्रोल कर रहा है बच्चे, उस पोस्ट पे है, तब तक वो किसी भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा बच्चे। तो एक्सेप्शंस जो है बच्चे, इक्वलिटीज बिफोर लॉ का जो एक्सेप्शंस है उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर आते हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर्स में तो इनको कंप्लीट एक्सेप्शंस दिया गया है बच्चे, ठीक है ना, एक्सेप्शन है उसके। लेकिन सिविल मैटर में बच्चे उन्हें समन किया जा सकता है इक्वलिटीज बिफोर लॉ में, लेकिन एडवांस नोटिस देना पड़ेगा 2 मंथ पहले, यानी 2 महीने पहले तुम्हें नोटिस देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को। देन उसके बाद ही बच्चे तुम क्या कर सकते हो, गवर्नर और प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हो, समन कर सकते हो सिविल मैटर में बच्चे। क्रिमिनल प्रोसीजर्स में तो एक्सेप्शन हैं ही बच्चे, सिविल मैटर में हमें 2 महीने पहले नोटिस देनी होती है बच्चे, 2 मंथ बिफोर आप उन्हें नोटिस देंगे। उनके ऊपर जो भी आरोप है बच्चे, जो भी ऑफेंस हैं, वो उन्हें ऑफेंस आप बताएंगे, देन उसके बाद ही वो कोर्ट में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उससे पहले नहीं। क्रिमिनल प्रोसीजर्स में तो पूरी तरह से एक्सेप्शन है बच्चे। सिविल प्रोसीजर में 2 महीने पहले उन्हें नोटिस देनी होती है बच्चे, ठीक है ना। बिना नोटिस के, एडवांस नोटिस भी होनी चाहिए बच्चे। तो आपको एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी, और उसी एडवांस नोटिस के बाद उन्हें लगता है कि नहीं जो उनके ऊपर ऑफेंस लगाया जा रहा है वो राइट है, तो कोर्ट में प्रेजेंट होंगे। रॉन्ग होगा तो अपने वकील को भेज देंगे बच्चे, जाओ देखो इस मैटर को। क्लियर है बच्चे। आर्टिकल जो 15 है बच्चे, प्रोविंशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ बच्चे। तो आर्टिकल 14 में बच्चे, ठीक है ना, कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जिसके बेस पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे बच्चे। पब्लिक प्लेस पर भी नहीं करना है, और जो आपका प्राइवेट प्लेस है बच्चे, वहां पर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। रिलीजन्स को लेकर, रेस को लेकर, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ बच्चे, यानी जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अदर ग्राउंड्स हो सकते हैं बच्चे जिसके बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिस नहीं होने चाहिए डिस्क्रिमिनेशन करने के। जैसे आप मेरिट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं बच्चे, लेकिन रिलीजन,
रेस, कास्ट, सेक्स या जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउ नहीं है बच्चे। ये कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल एक्टिविटीज मानी जाएगी और इसके लिए आपको पनिश्ड किया जा सकता है बच्चे। ठीक है ना। नेशनलिटीज के बेसिस पे आप फॉरेनर को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं बच्चे। ठीक है ना। तो ये जो ग्राउंड है बच्चे, किसी भी पब्लिक प्लेस पे, मतलब स्कूल, पब्लिक डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, कहीं भी इस बेसिस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउ नहीं है बच्चे। उसको क्राइम माना जाता है और उसके लिए आपको पनिश्ड किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा अदर ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो बच्चे। जैसे हम लोग मेरिट के बेसिस पर क्या करते हैं, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बच्चे। ठीक है। मेरिट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो एक अलग चीज है बच्चे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे ये बेसिस बताए गए हैं जिसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउ नहीं है बच्चे। क्लियर है आर्टिकल 50? क्लियर है बच्चे? अब है क्लियर है बच्चे? अब है, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आओगे आर्टिकल 16 है बच्चे। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आर्टिकल 16 रिलेटेड टू द तो इक्वलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो आर्टिकल 16 है बच्चे, इक्वलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इंडिया में जो मीनिंग ऑफ इक्वलिटीज है बच्चे, अगर तुमसे इंडिया में इक्वलिटीज की मीनिंग पूछता है बच्चे कि इंडिया में इक्वलिटीज की मीनिंग क्या है, यानी समानता का मतलब क्या होता है या समानता का अर्थ क्या होता है, इक्वलिटीज की मीनिंग क्या होती है, तो इक्वलिटीज को जब भी हम इंटरप्रिटेट करते हैं बच्चे तो इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेटस बच्चे। अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेटस जो है वो है मीनिंग ऑफ इक्वलिटीज बच्चे। ठीक है ना। तो दो ही चीजें प्रियम्बल में बताए गए। मीनिंग ऑफ इक्वलिटीज इज द अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेटस बच्चे। सभी का स्टेटस एक जैसा होना चाहिए और इंडिया में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए बच्चे। जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई है बच्चे, उन लोगों के अपॉर्चुनिटीज के लिए स्टेट को कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशंस। रिजर्वेशंस यही इसीलिए लाया गया था बच्चे कि जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशंस नहीं है पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक में, पब्लिक डिपार्टमेंट में, उन लोगों का क्या हो, एक रिप्रेजेंटेशंस हो। इसके लिए रिजर्वेशंस का प्रोविजंस किया गया था बच्चे। तो जब तुम आर्टिकल 16 4 करोगे बच्चे, आर्टिकल 16 में ही रिजर्वेशंस का प्रोविजंस है। और आर्टिकल 16 में जो रिजर्वेशंस हो सकता है मैक्सिमम 49.5% हो सकता है बच्चे। इससे ज्यादा रिजर्वेशंस हम नहीं दे सकते हैं। इस 49.50 में ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन है बच्चे, शेड्यूल कास्ट को 14% का रिजर्वेशन है बच्चे और शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5% का रिजर्वेशन है बच्चे। जो अभी ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया जा रहा है बच्चे, नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 16(4) बच्चे। ईडब्ल्यूएस का जो 10% का रिजर्वेशन है बच्चे वो आर्टिकल 16(4) में नहीं आता है। अगर ये आता बच्चे तो ये 10% का रिजर्वेशन इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% हो सकता है बच्चे। 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है बच्चे। तो रिजर्वेशन देते समय हर एक स्टेट इस चीज को ध्यान में रखता है कि मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% हो सकता है, 50% से अधिक नहीं बच्चे। जो रिजर्वेशंस का ऑब्जेक्टिव है बच्चे वो है फॉर अ सोशल जस्टिस, सोशल सिक्योरिटीज। जो इंडिया में रिजर्वेशंस दिया गया है बच्चे वो दिया गया फॉर अ सोशल जस्टिस। ठीक है ना। सोशल जस्टिस के लिए दिया गया है। और इंडिया में जो रिजर्वेशन है बच्चे इसको रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। यानी हम कुछ लोगों के राइट्स को कम करके, ठीक है ना, जो लोग लिस्ट एडवांटेज हैं बच्चे, जिनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पाए, उन लोगों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं बच्चे फॉर सोशल जस्टिस के नाम पे। ठीक है।
और सोशल जस्टिस को काफी थिंकर्स जो हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे हम लोग वेस्टर्न थिंकर में एफ ए हेयक को पढ़ेंगे, तो एफ ए हेयक जो है बच्चे वो सोशल जस्टिस के बहुत ही अगेंस्ट हैं, क्योंकि एफ ए हेयक का मानना है कि जो सोशल जस्टिस है बच्चे, टू प्रोवोक द स्लेवरी सिस्टम, ये स्लेवरी सिस्टम को सोशल जस्टिस क्या करता है, प्रमोट करता है। ये मैं आगे तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से सोशल सिस्टम स्लेवरीज को क्या करेगा, फॉर्म करना शुरू कर देगा बच्चे, दास्ता बना देगा, कुछ लोग गुलाम हो जाते हैं। क्योंकि जब हम सोशल वेलफेयर करते हैं बच्चे, तो सोशल वेलफेयर में जो मेरिटेड लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उनके ऊपर सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या की जाती है, डाली जाती है बच्चे। तो जो मेरिटेड लोग हैं होते हैं बच्चे, उनकी कोई लाइफ ही नहीं बचती है, क्योंकि उनका पूरा लाइफ उन नॉन मेरिटेड लोगों के लिए करने में गुजर जाता है, जो वो खुद अपने लिए नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोशल जस्टिस को बच्चे, कुछ थिंकर्स इसको स्लेवरीज भी बोलते हैं। लेकिन सोशल जस्टिस जैसे प्रिंसिपल नहीं होंगे तो आपके सोसाइटीज में फाइट होना शुरू हो जाएगा बच्चे, क्राइम इंक्रीज होने लगता है, सोशल इकोनॉमिकल गैप्स जो होते हैं बच्चे वो राइज हो जाते हैं। इसलिए सोशल जस्टिस जैसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए बच्चे। और सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल फॉर्म होता है बच्चे, वो फॉर्म हुआ था किसके वजह से, रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस के कंसेप्ट से। इतनी चीजें दिमाग में आई या नहीं? ठीक है, तो रिजर्वेशन का मोटिव समझ में आया बच्चे, हम रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं। रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया कि जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं बच्चे, ठीक है, जिनको, जिन लोगों को सारी एक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी, वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, उन लोगों के लिए बच्चे आपने रिजर्व रिजर्वेशन जैसे प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। और जो रिजर्वेशन प्रोविजंस था बच्चे, इसका एवरी 10 ईयर्स पे क्या होना चाहिए था, इवेल्युएशन होना चाहिए था कि किसको किसको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स मिल चुका है। और जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स मिल चुका है बच्चे, उन लोगों को रिजर्वेशन से क्या कर देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। उन लोगों को जनरल कैटेगरीज के तरह से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन फाइनली तुम जानते हो कि इंडिया में फिर यही रिजर्वेशंस जो है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा बन गया, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस रिजर्वेशंस के एजेंडे को लेकर चुनाव भी लड़ी, और चुनाव जीत कर पावर में भी हैं बच्चे। तो कभी 10 ईयर्स के बाद इसका इवेल्युएशन हो नहीं पाया। तो जो लिस्ट एडवांटेज ग्रुप है बच्चे, उन्हें जो एक बेनिफिट्स और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई, क्योंकि वो जो रिजर्वेशन था वो एक लेवल पे आके स्टॉप हो चुका है बच्चे। उसी क्लास के लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट्स ले रहे हैं, नीचे जो क्लास और है बच्चे, उनको इस चीज का बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आज के टाइम में। सारा कंसेप्ट क्लियर है आर्टिकल 16 से? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ मुझे। ठीक है, इसके बाद कौन सा आर्टिकल है बच्चे? ठीक है ना, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ये भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। तो आर्टिकल 17 इज द एब्सोल्यूट राइट बच्चे, एब्सोल्यूट राइट है ये आपका। यानी आर्टिकल 17 को रिस्ट्रिक्टेड नहीं, लोग रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते आर्टिकल 17 को बच्चे। ठीक है ना, आर्टिकल जो 17 है बच्चे, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता। 1 मिनट देना बच्चे। हेलो, हाँ जी, क्लास ले रहा था मैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, कितने बजे? 6, 5:30, कितने, 6 बजे? 5:30? ठीक है, ठीक। ठीक है बच्चा।
आर्टिकल 17 इज एब्सोल्यूट राइट, यानी आर्टिकल 17 के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते। एब्सोल्यूट राइट का मतलब ये होता है आर्टिकल 17 को हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसको रिस्ट्रिक्टेड आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 आपका एब्सोल्यूट राइट है बच्चे, फंडामेंटल राइट के अंदर। और ध्यान रखना है बच्चे, आर्टिकल तुम्हारा 24, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 17 इज अ एब्सोल्यूट राइट बच्चे। ये दोनों आर्टिकल बच्चे एब्सोल्यूट राइट है, यानी अगर आप अनटचेबिलिटीज को, ठीक है, आप चाहते हो कि अनटचेबिलिटी जैसी चीजें प्रैक्टिसेस में रहे, वो चीजें प्रैक्टिसेस में नहीं आ सकती, इसको कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट किया गया बच्चे। अब कोई भी लॉजिक लीजिए, वो लॉजिक और वो लॉ एक्सेप्टेड नहीं होगा। आर्टिकल 17 इज अ एब्सोल्यूट राइट और आर्टिकल 24 इज अ एब्सोल्यूट राइट। जैसे यूएस में तुम देखोगे बच्चे, जो यूएस में फंडामेंटल राइट है बच्चे, यूएस में जो लोगों के पास राइट्स हैं बच्चे, ये कंप्लीटली एब्सोल्यूट राइट है बच्चे। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाता है कि क्या इंडियन सिटीजन्स के पास जो फंडामेंटल राइट है, क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? तो सिर्फ दो ही आर्टिकल एब्सोल्यूट राइट है बच्चे, बाकी के राइट को हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू टाइम रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बच्चे। तो जो इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं बच्चे, वो पार्शियली एब्सोल्यूट है, पार्शियली नॉन एब्सोल्यूट है। मतलब 17 और 24 आर्टिकल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्टेड किए जा सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, उन पे हर्डल्स लगाए जा सकते हैं, उन पे बैरियर्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 ये एब्सोल्यूट राइट है, इनके ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा, चाहे कंडीशंस कुछ भी क्यों ना हो। क्लियर है बच्चों? तो ये चीजें ध्यान में रखना है बच्चे। आर्टिकल 7 एब्सोल्यूट राइट, समझ में आया बच्चे? एब्सोल्यूट राइट वो राइट होते हैं जिसके ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ लॉ मेकिंग बॉडी है बच्चे, वो है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना के फंडामेंटल राइट को अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है तो इंडिया में हो सकता है, यूएस में नहीं होता। इंडिया में सिर्फ दो ही ऐसे आर्टिकल हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट नहीं कर सकती, लॉ बना के, आर्टिकल 17 और आर्टिकल, ये आपके क्लियर है? इसके बाद बच्चे एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। तो आर्टिकल 18 में पहले क्या होती थी बच्चे, टाइटल्स दिया जाता था। मतलब ब्रिटिश पीरियड में जो लोग सोसाइटी के लिए अच्छा, जैसे आज सोसाइटी के लिए लोग अच्छे काम करते हैं बच्चे, तो सोशल इंटरेस्ट में वर्क करते हैं, तो उनको सोसाइटी के थ्रू रिवार्ड्स मिलता है, जिसमें हम लोग भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स क्या करते हैं, देते हैं ये सारी चीजें। जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनीज था बच्चे, जब इंडिया ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उस टाइम में बच्चे जो भी अंग्रेजी एम्पायर को, इंग्लिश एम्पायर को जो भी लोग सपोर्ट करते थे उनको टाइटल्स दी जाती थी। टाइटल्स आप अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं, टाइटल को अपने नाम के साथ आप यूज कर सकते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की टाइटल्स दी गई थी, गांधी को हिंद एक केसर की टाइटल्स दी गई थी। तो बहुत तरह की टाइटल्स उस समय दी जाती। इंडिया फ्री हुआ, तो इंडिया फ्री होने के बाद उसने ये बोला, जब क्या टाइटल जैसी चीजों को हमें कंटिन्यू करना चाहिए या टाइटल जैसी चीजों को एबॉलिश करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब इस चीज को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो कुछ लोगों ने टाइटल्स को सपोर्ट किया कि टाइटल्स होनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो टाइटल्स होती हैं ये कहीं ना कहीं सोसाइटीज में कुछ लोगों को प्रिविलेजेस दे देती हैं, और उस प्रिविलेजेस की वजह से, उस विशेषाधिकार की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी जैसी चीजें क्या होती है, इसलिए
टाइटल को हमें क्या करना चाहिए, एबॉलिश करना चाहिए। यानी हम टाइटल को एबॉलिश करते हैं। टाइटल सिर्फ दो ही जगह पे आज भी इंडिया में दी जाती है बच्चे, वो है एकेडमिक एरिया और दूसरा है डिफेंस। आज भी दो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे तुम्हें टाइटल्स दिए जाते हैं, लोगों को टाइटल्स मिलते हैं। बाकी जगह से टाइटल्स जैसी जो चीजें हैं उनको एबॉलिश कर दिया। जैसे अगर आप लोग आगे पीएचडी करते हैं बच्चे तो आपको डॉक्टर की टाइटल्स मिलेगी पूरी पीएचडी कंप्लीट होने के बाद। और डिफेंस में बच्चे जैसे कैप्टन, ब्रिगेडियर, कर्नल, ये क्या है बच्चे, टाइटल्स। ये क्या होते हैं, टाइटल्स होती हैं। ये टाइटल्स दी जाती हैं बच्चे को। डिफेंस और एजुकेशन में टाइटल देना अलाउ है। बाकी के जगह से टाइटल को अवॉइड कर दिया गया, टाइटल को एबॉलिश कर दिया गया बच्चे। टाइटल का अंत हो चुका है। हाँ, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण बच्चे नॉट अ टाइटल। ये टाइटल नहीं है बच्चे, ये अवार्ड है। ये अवार्ड के तौर पे यूज किए जाते हैं। और इसमें काफी एक इंटरेस्टिंग बात है बच्चे, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में बच्चे ये भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसी चीजें दी जाती थी। लेकिन जब 1719 का जब 1979 का इलेक्शन हुआ बच्चे, और इस टाइम में जनता पार्टी जो है पावर में आई, तो जनता पार्टी ने क्या कर दिया, इस पूरी तरह से जो टाइटल्स है ना बच्चे, इन पे क्या कर दिया, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। इन्होंने बोला कि हम टाइटल्स देंगे ही नहीं। यानी सॉरी, टाइटल पे तो रिस्ट्रिक्शंस पहले से ही था। इन्होंने बोला कि इस अवार्ड को भी क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा। तो 1979 से लेकर 80s के बीच में बच्चे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री नहीं दिए गए। जनता पार्टी सरकार ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया। 80s में जब वापस इंदिरा गांधी पावर में आती है बच्चे, तो वापस से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, ठीक है, इसको कंटिन्यू किया कि नहीं, अवार्ड्स दिए जाएंगे। क्योंकि एक सोसाइटी, अवार्ड जो होते हैं बच्चे, ये सोसाइटी को मोटिवेट करते हैं। अवार्ड से लोग मोटिवेट होते हैं, सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशंस देने के लिए लोग रेडी होते हैं। तो उनके कंट्रीब्यूशंस को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए अवार्ड होना चाहिए। जनता पार्टी ने खत्म किया था, वापस इंदिरा गांधी जब पावर में, उन्होंने वापस से बच्चे जो भी अवार्ड्स थे बच्चे को दोबारा से उन्होंने रीकंटिन्यू किया, जो ब्रेक लग चुका है। Evolution of titles. सभी को साक्षी माया, ठीक है, रिया, कीर्ति, क्लियर। तो ये चीजें थोड़ी सी कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन से भी पूछ ले कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण को किस गवर्नमेंट ने बैन किया था, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, बैन कर दिया। तो 1979 80s में जनता पार्टी पावर में थी बच्चे, उसने कि यार 80s में वापस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने वापस से इसको कंटिन्यू किया। आर्टिकल 19 है बच्चे, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ठीक है, तो इंडिया में जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बच्चे, जो बोलने का अधिकार है, भाषण देने का जो अधिकार है बच्चे, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) में बच्चे, ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और बाकी के बाकी के राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड राइट्स दिए गए हैं बच्चे। आर्टिकल 92 से लेकर 6 में बच्चे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और बाकी के अदर राइट पे बच्चे इसकी बात की गई है, रिस्ट्रिक्शंस की। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में कि किस आर्टिकल के थ्रू राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। तो बच्चे आर्टिकल 92 का यूज करके हम तुम्हारे बोलने के अधिकार पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, बोलने के अधिकार पे आपका रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आर्टिकल 92 का। और आर्टिकल 19(1)(a) में आपके ये हम फंडामेंटल राइट में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19(1)(a) जो है बच्चे, इसी में बच्चे इम्प्लिसिट होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो जो फ्रीडम ऑफ
उसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए जो आर्टिकल यूज होता है बच्चे, वो है आर्टिकल 19(1)(a)। अगर आर्टिकल 19(1)(a) के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेगा ना बच्चे, जैसे ही आर्टिकल 19(1)(a) जो आपका उसके ऊपर जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस लगेगा बच्चे, वैसे ही बच्चे प्रेस के ऊपर भी क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है। एक तो ध्यान में रखना कि फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है बच्चे, वो भी आर्टिकल 19(1)(a) में आता है बच्चे। और जो तुम्हारा राइट टू इंफॉर्मेशन है बच्चे, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है बच्चे, वो भी आर्टिकल 19(1)(a) में ही इम्प्लिसिट है। ये क्लियर है बात, सभी लोगों को पता है बच्चे? क्लियर है बच्चों? तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर में ये नहीं पूछेगा कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल में बच्चे, वो पूछा जाएगा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किसमें है और राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का जो अधिकार है आपका, वो किस आर्टिकल में आता है। तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 19(1)(a)। क्या राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका एब्सोल्यूट राइट है? तो नहीं बच्चे, ये हमारा एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कुछ कंडीशंस में इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, आपके बोलने के अधिकार पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है। जैसे बहुत सारे लोग अभी की गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट लोगों के बोलने के अधिकार पे क्या कर रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। ठीक है, क्लियर है चीज? बच्चों आवाज आ रही है नहीं? ठीक है बच्चे, नोट्स बस। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन पूछा, ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा बच्चे कि आर्टिकल 19(1)(a) में क्या मेंशन है बच्चे। पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आर्टिकल 19(1)(a) को अगर रिस्ट्रिक्ट करना हो तो किस आर्टिकल्स का यूज करके इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल 19(1) में ए भी आता है, बी, सी, डी, ई, एफ और एक जी भी होता था बच्चे। यानी राइट टू जो फ्रीडम है बच्चे, उसमें जी में राइट टू प्रॉपर्टी भी होता था। तुम्हारा फंडामेंटल राइट था बच्चे, जितना चाहो उतना प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो बच्चे। ठीक है, जितना चाहो उतना प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर सकते हो। तो 1978 में बच्चे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 91(g) को डिलीट किया गया था बच्चे, आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट से। और जो राइट टू प्रॉपर्टी है बच्चे, उसको आर्टिकल 300(a) में ले जाकर क्या किया गया, फिर ऐड किया गया। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मुझे लग रहा है क्लियर है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत? माया, अंडरस्टैंड व्हाट एम आई जुड़ेगा ना बच्चे को? तो एक्चुअली बच्चे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं बच्चे, ये तुम्हारे नेचुरल राइट्स हैं, बाय बर्थ राइट्स होते हैं बच्चे। तो कहने का मतलब ये था बच्चे कि अगर फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19(1) में अगर राइट टू प्रॉपर्टी होता है बच्चे, तो यहाँ जो भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी थी ना बच्चे, उस प्रॉपर्टी को तुम गवर्नमेंट को देने से मना कर सकते थे, कर देते थे लोग पब्लिक इंटरेस्ट में कि नहीं जी मैं तो अपनी प्रॉपर्टीज दूंगा ही, जो भी आपको करना है आप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि पब्लिक अगर वेलफेयर करना है बच्चे, लोगों का कल्याण करना है, तो प्रॉपर्टी तो चाहिए। बिना प्रॉपर्टी के तो लोगों का वेलफेयर नहीं होगा। और तुम बोलो कि नहीं ये तो मेरा बाय बर्थ राइट है, इस चीज को तो मैं किसी के साथ शेयर ही नहीं करूँ, तो वहां जो था ना बच्चे, कोर्ट भी तुम्हारे फेवर में आ जाता था और पार्लियामेंट्री लॉ तुम्हारा कुछ नहीं करता।
तो सरकार को अगर हाईवेज बनाने हैं बच्चे, डैम बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, रेलवे ट्रैक्स को डेवलप करना है, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे थे बच्चे। और तुम देख रहे होगे बच्चे कि उस पीरियड में बच्चे जमींदारी सिस्टम जैसी चीजें भी थी, जमींदारी सिस्टम था बच्चे। और जो जमींदारी सिस्टम जैसी चीजें थी बच्चे, अगर उनको तुम एबॉलिश नहीं करोगे ना बच्चे, जमींदारी सिस्टम जैसी चीजों को अगर तुम एबॉलिश नहीं करोगे तो इंडिया से तो एक्सप्लॉयटेशन खत्म होने वाला ही नहीं था। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉमिस किया था कि इंडिया में हम किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देंगे। यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव है बच्चे। कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर सोशल जस्टिस, वो सोशल जस्टिस के लिए लाया गया था। सोशल जस्टिस का एक मीन्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक तरफ तुम जमींदारी सिस्टम खत्म करना चाहते हो बच्चे, देखो कैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है बच्चे, आर्टिकल 19(1) जी में दिया हुआ है, आर्टिकल 31 में लिख रहे हैं बच्चे। दूसरे तरफ तुम क्या कर रहे हो बच्चे, एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम बच्चे। ये एक्ट भी लेके आ रहा हूँ 1951 में बच्चे। अब देखो क्या ये एक्ट वैलिड कर पाएगा बच्चे, ये वैलिड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका आंसर ये है बच्चे, क्योंकि फंडामेंटल जो राइट है ना बच्चे, इसको सबसे अधिक इंपॉर्टेंस दिया गया है बच्चे। फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस हर समय सबसे अधिक होंगे इस लॉ के कंपैरिजन में बच्चे, जो एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी एक्ट है बच्चे। अब देखो दो चीजों के बीच में फाइट होना शुरू हुआ कि फंडामेंटल राइट वर्सेस एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी एक्ट बच्चे। और यहीं से बहुत सारे केसेस निकलने शुरू हुए बच्चे। गोलकनाथ केस निकल कर आया, केशवानंद भारती केस निकल कर आया, मिंडवा मिल्स निकल के आया बच्चे, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट। ये सारे क्या हो गए क्योंकि जैसे ही जमींदारी एक्ट आया ना बच्चे, लोगों ने बोला ये तो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन है। और लोग कहाँ पहुंच गए, कोर्ट में पहुंचे। और जब कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, पार्लियामेंट के पास तो फंडामेंटल राइट में अमेंड करने का क्या है राइट, यानी जो हमारी पार्लियामेंट है बच्चे, वो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। ऐसा गोलकनाथ वाद ने बोल दिया। जो गोलकनाथ वाद वर्सेस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है बच्चे, इसी को जमींदारी एक्ट और लैंड सीलिंग एक्ट को लेकर है बच्चे। पंजाब एक्ट ने एक लॉ बनाया और उस एक्ट के थ्रू पंजाब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जिन लोगों के पास जमीनें बहुत हैं उनसे जमीनें ली जाए और बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए। जैसे ही वो बना, वहां पे जो गोलकनाथ था वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट पहुंच तो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस लॉ को वैलिड कर दिया और राइट टू प्रॉपर्टी को वहां कम कर दिया। लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस आया ना बच्चे, तो उसने क्या कर दिया, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कहा कि पार्लियामेंट जब भी अमेंड करेगा वो आर्टिकल 368 के थ्रू कर सकता है। एक और आर्टिकल है बच्चे जहां अमेंडमेंट होता है, वो है आर्टिकल 13 में भी प्रोसीजर्स बताया गया। लेकिन पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 का यूज करना चाहिए बच्चे। तो गोलकनाथ डिस्प्यूट में बच्चे सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया था उसको फॉलो किया। अब देखो जमींदारी और ये राइट टू प्रॉपर्टी कितना झगड़ा कर रहा है बच्चे। इसलिए ये बात हुआ कि इसको कुछ ना कुछ किया जाए बच्चे। फाइनली राइट टू प्रॉपर्टी को 44 कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट करके डिलीट ही कर दिया बच्चे। क्योंकि अगर हम डिलीट नहीं करेंगे ना बच्चे, सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा। अगर सोशल वेलफेयर करना है आपको तो राइट टू प्रॉपर्टी जैसी चीजों को डिलीट ही करना पड़ेगा। आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि अगर राइट टू प्रॉपर्टीज को तुम मेंटेन करोगे कंटिन्यू बच्चे, ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होने देगा बच्चे। क्योंकि जो मेरिटेड लोग हैं बच्चे, उन लोगों को पता है राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब। वो लोग इतना एक्विजिशन करेंगे प्रॉपर्टी का बच्चे कि बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉपर्टी बचेगा ही नहीं। और जब प्रॉपर्टी का कंसंट्रेट होना बच्चे, कुछ लोगों के हाथों में प्रॉपर्टी अगर कंसंट्रेट हो गई बच्चे, तो वो बाकी लोगों का क्या करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, बाकी लोगों का क्या करेंगे, शोषण करेंगे बच्चे। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को क्या करो, पहले तो यहाँ से हटाओ
और फिर हमारे यहाँ ऐसा कर दिया गया बच्चे कि जो भी इंडियन रिसोर्सेज हैं बच्चे, किसी सिंगल हैंड में कंसंट्रेट नहीं होगा बच्चे। वो ये सोचे कि मैं अपने मेरिट का, अपने नॉलेज का यूज करके सारी प्रॉपर्टी मैं अपने कंट्रोल में कर लूं, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। स्टेट आपसे छीन लेगी जब जरूरत। तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा, अब स्टेट के पास राइट हो गया बच्चे, स्टेट आपकी जमीन ले सकता है। और स्टेट ये बोलता है कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वरना सरकार उस प्रॉपर्टी को इलीगल डिक्लेयर करके कैप्चर कर लेगी। तो जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है बच्चे, आप जिस आप प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी का लीगल पेपर होना बहुत जरूरी है। अगर उस प्रॉपर्टी का लीगल पेपर नहीं है बच्चे, तो ना तो तुम उस प्रॉपर्टी को किसी को सेल कर सकते हो, ना तो कोई उसे परचेज कर सकते हो। क्लियर है? अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुमसे कोई ताकतवर होगा, वो छीन कर उस पर अपना कब्जा दिखा देगा, एक्विजिशन दिखा देगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टी अब लीगली ट्रांसफर होती है, लीगली एक्वायर की जाती है, ठीक है, लीगली हैंडओवर की जाती है। इसको हम लोग वैलिड प्रोसीजर्स बोलते हैं, जो रॉबर्ट लॉजिक ने बताया था कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर का यही प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, जो जीतना चाहे एक्वायर कर सकता है। तो इंडिया में इसलिए खत्म किया गया था बच्चे, क्योंकि हमें सोशल वेलफेयर करना, हजारों साल से जो एक्सप्लॉइटेशन चला रहा था ना उसको खत्म करना था। नहीं हटाओगे ना राइट टू प्रॉपर्टी का, ये एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा बच्चे। लीगल राइट हो जाने की वजह से क्या बेनिफिट्स हो गए? जो बेनिफिट्स एक और ये हुआ कि जिस प्रॉपर्टी पे आज तुम और हम हैं बच्चे, वो हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है बच्चे। 90 से पहले तुम्हें देखते हो बच्चे कि बहुत सारे बच्चे निकम्मे हो जाते थे और अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते थे। क्यों? क्योंकि बाई बर्थ उसके ऊपर वो क्लेम कर देता था कि प्रॉपर्टी तो मेरी होगी बच्चे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और इसको क्लेरिफाई किया बच्चे, आपकी प्रॉपर्टी वही है जिस प्रॉपर्टी में आपका लेबर यूज है। यूज इन लेबर, दैट प्रॉपर्टी इज द योर प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी में तुम्हारा लेबर यूज नहीं है बच्चे, नॉट योर प्रॉपर्टी बच्चे, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। तुम वहां पे एज अ रेंटर हो और तुम्हारे पेरेंट्स चाहेंगे तो तुमसे रेंट ले सकते हैं बच्चे। क्लियर? सभी लोग क्लियर है बच्चे की राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्यों खत्म किया? क्लियर है बच्चे? तो ये राइट टू प्रॉपर्टी की करने की वजह इसमें हम फंडामेंटल राइट में और इसको थोड़ा सा देखेंगे। आर्टिकल 20 से बच्चे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वीनियंस फॉर ऑफेंस बच्चे, मतलब जिस पर इसका मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है? आर्टिकल 20 का कोई मतलब समझ? आर्टिकल 20 जिसकी नहीं है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ conviction for offense. Article 20 ये बताएगा रिया साक्षी protection in respect of convenience for offense. Article 20 और आर्टिकल 20 ये दो आपके इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चे, ठीक है। ड्यूरिंग द इमरजेंसीज भी इसके इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इमरजेंसीज तीन तरह की होती है बच्चे, नेशनल इमरजेंसीज, रेसिडेंशियल इमरजेंसीज एंड फाइनेंशियल। Three types of the emergency. During the national emergencies, Article 20 and 21 is exist. ये during the emergencies भी आपके पास होता है,
इसे कोई आपसे ले नहीं सकता। आर्टिकल 21, ठीक है। तो आर्टिकल 20 का मतलब ये होता है बच्चे, देखो कन्विक्शन फॉर ऑफेंस का मतलब ये होता है बच्चे कि अगर मैंने कोई ऑफेंस किया है, जैसे कोई ऑफेंस हुआ है बच्चे, तो उस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट लिखी गई है बच्चे, जो पनिशमेंट बनी हुई है बच्चे, वही पनिशमेंट मुझे मिलनी चाहिए। कन्विक्शन फॉर ऑफेंस का मतलब ये, जब मैं अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के टाइम जो भी लॉ था बच्चे, उस लॉ के अकॉर्डिंग मुझे प्रोसीड किया जाए, और उस लॉ में जो भी पनिशमेंट मेंशन है बच्चे, वही पनिशमेंट मुझे क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। कन्विक्शन फॉर ऑफेंस का मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे कि जब मैं अरेस्ट हुआ, मैंने कोई क्राइम किया और मैं अरेस्ट हो गया बच्चे, तो आप कोई ऐसा न्यू लॉ फॉर्म करके, आप बैक डेट से उसे लागू करके, और आप मुझे उस लॉ के थ्रू पनिश करना चाहेंगे, तो दिस इज द रॉन्ग इन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग माना जाएगा। यानी जब मैं गिरफ्तार होऊंगा, उस समय जो लॉ होगा, उस लॉ में जितनी भी सजा लिखी गई होगी, उतनी सजा मुझे मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। और सिंगल पनिशमेंट होनी चाहिए, एक अपराध के लिए एक ही सजा होनी चाहिए। मैंने अगर एक क्राइम किया है, एक ऑफेंस किया है, तो उस तरह के ऑफेंस और क्राइम के लिए मुझे सिंगल पनिशमेंट होना चाहिए। या तो आप मुझे फिजिकल पनिशमेंट दे दीजिए, या तो इकोनॉमिकल पनिशमेंट। डुअल पनिशमेंट अप्रोच नहीं है, किसी भी अपराध के लिए मुझे एक ही सजा मिलेगी। और इंडिया में पनिशमेंट कौन देगा बच्चे, जुडिशरी। इंडिया में पनिशमेंट देने के लिए जो बॉडी बनाई गई है बच्चे, वो है जुडिशरी। जुडिशरी को ही पनिशमेंट देने का राइट है बच्चे। एग्जीक्यूटिव इंडिया में पनिश्ड नहीं कर सकती है बच्चे, वो तभी पनिश कर पाएगी जब वो क्वाइसी जुडिशियल फीचर्स को मेंटेन करे। अगर उसके पास क्वाइसी जुडिशियल राइट्स नहीं है बच्चे, तो वो मुझे पनिश नहीं कर सकती। मुझे जो भी पनिशमेंट होगा बच्चे, वो कहाँ से होना चाहिए, जुडिशरी से। तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी, जिस लॉ को मैंने तोड़ा है, उस लॉ के प्रोसेस, उस लॉ में जो भी प्रोसेस बताएगा, उस प्रोसेस के थ्रू मुझे अरेस्ट किया जाएगा, कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, और फिर उस कोर्ट के थ्रू मुझे क्या होगी, सजा देगी। एक क्राइम करो या 10 क्राइम करो, सबके लिए एक ही सजा मिलेगी। एक को गोली मार दो, दो को मारो, चार को मारो, 10 को मारो, सबके लिए मिला जुला कर तुम्हें एक सजा दी जाएगी बच्चे, एक से अधिक पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये मेंशन है बच्चे आर्टिकल 20 में। तुम इसका एकदम खुले तौर पे विरोध कर सकते हो बच्चे। और इसी आर्टिकल 20 में तुम देखो ना, जैसे मैंने कोई क्राइम नहीं करते हैं, लेकिन तुमने देखा होगा कि क्राइम की जगह से लोग पकड़ लिए जाते हैं, और कोर्ट उन्हें भी क्या कर देती है, सजा दे देती है। तो लोग क्या कर लेते हैं, सजा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, उस सजा को अपीलेट जुरिडिक्शन के बेस पर बच्चे आगे क्या कर देते हैं, चैलेंज करते हैं। जी मैंने नहीं किया है, कोर्ट को गलत फैक्ट्स के बेसिस पर गुमराह किया जा रहा है, कोर्ट्स इन चीजों को ध्यान नहीं दे रहे, तो इसलिए प्लीज आप मेरे जो भी पनिशमेंट है, उस पनिशमेंट को क्या करें। आई समझिए बच्चे, तो आर्टिकल 20 समझ में आया। और ये वैलिड होगा बच्चे ड्यूरिंग द इमरजेंसी। क्वेश्चन ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में कि ऐसे कौन से दो आर्टिकल हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी वैलिड रहेंगे बच्चे, तो आर्टिकल 20 एंड 21। इमरजेंसी जब लगाई जाती है बच्चे, तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी आपके फंडामेंटल राइट जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, उन पे इफेक्ट होता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, उन्होंने लोगों के फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट किया। इस एक्ट के थ्रू किया बच्चे, मीसा MISA बच्चे, कोटा, टाडा, इस तरह के बहुत सारे एक्ट बने थे बच्चे, जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो 1976 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया बच्चे, उन्होंने मीसा एक्ट का यूज किया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसी एक्ट पे जितने भी लोग थे बच्चे, लोग
इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे बच्चे, उन सभी को गिरफ्तार करके, ठीक है, सीधा जेलों में डाला गया, ठीक है, विदाउट, ठीक है, हियरिंग्स ट्रायल ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधा अरेस्ट, सीधा जेल में जाइए। जब इमरजेंसी खत्म हुआ और फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुए बच्चे तो लोगों को फ्री किया, उससे पहले लोगों को इस एक्ट के थ्रू किया जाता है। जैसे अभी एक एक्ट है बच्चे जो आपके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है, कौन सा भी गवर्नमेंट एक्ट बना है, अनलॉफुल एक्टिविटीज ना बनाया है गवर्नमेंट ने, अनलॉफुल एक्टिविटीज बच्चे, देखो इसका भी बहुत मिसयूज होता है, जो आपके फंडामेंटल राइट को क्या करता है, वायलेट करता है, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज में भी विदाउट चार्जशीट सबमिट किए हुए पुलिस आपको रख सकती है बच्चे, कुछ समय तक जेल के अंदर आपको परेशान कर सकती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 22 में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। अच्छा, ये पनिशमेंट क्यों बनाया बच्चे, क्राइम को मोटिवेट करने के लिए या क्राइम को रिड्यूस क्राइम को रिड्यूस करने के लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, यानी हमारे यहाँ जो जेल है ना बच्चे, और क्रिमिनल्स को रिफॉर्म्स करने के लिए बनाए गए बच्चे, ठीक है, जो क्रिमिनल है उनको सुधारने के लिए बनाए गए बच्चे, क्रिमिनल्स को क्राइम करने के लिए मोटिवेट करने के लिए जेल से नहीं बनाए गए बच्चे। क्राइम जो होना चाहिए, पनिशमेंट जो होना चाहिए, वो पनिशमेंट इतनी ही होना चाहिए जिससे कि क्राइम में सुधार आए। इतना बड़ा पनिशमेंट मत दे दो तुम कि उससे क्राइम में कोई रिफॉर्मेंस ही नहीं हो रहा बच्चे, ठीक है, जैसे ब्रिटेन में होता था बच्चे, ठीक है, यूके में, ठीक है, बेंथम जिन्होंने द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का कंसेप्ट दिया था, वो कोई पॉलिटिकल फिलोसफर नहीं बचे, दिस इज द सोशल रिफॉर्मर। उसने बोला कि अगर ब्रिटेन में रेवोल्यूशंस को रोकना है, ब्रिटेन चाहता है कि वो रेवोल्यूशन से बचा रहे, तो उसे रिफॉर्म्स करना चाहिए। और ब्रिटेन में क्या होता था, कोई चोरी भी करता था ना, छोटी सी चोरी उसने की है, कोई छोटा ऑब्जेक्ट उसने स्टोर किया बच्चे, उसके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट वहां पे दिया था। किसी ने स्पून एक चोरी कर लिया बच्चे, उसके लिए पता चल रहा है कि आप 5 साल 10 साल की क्या कर रहे हो, 5 to 10 years की पनिशमेंट है। तो इससे क्राइम जो वो प्रोवोक होता है, क्राइम रिड्यूस नहीं होता है, पनिशमेंट जो बनाएगा वो क्राइम को रिड्यूस करने के लिए, क्राइम को प्रोवोक करने के लिए, अकॉर्डिंग टू जिस तरह का क्राइम होगा उसी तरह का क्या होना चाहिए, पनिशमेंट, ठीक है। ये आर्टिकल 20 में मेंटेन किया गया बच्चे, मेंशन है। आर्टिकल 21 जो है बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज को दिया गया बच्चे, पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, तुम्हारी लाइफ को किसी को भी छीनने का राइट नहीं। अगर तुम्हारे लाइफ को कोई छीनना चाहता है बच्चे, तो उसके लिए अगर एग्जीक्यूटिव्स तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही है बच्चे, तो जुडिशरी वहां सपोर्ट करने के लिए आती है। जुडिशरी राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के लिए बच्चे रीट इश्यूज करती है, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, हैबियस कॉर्पस, मैग्नस, प्रोविंसन, शेरो सीरीज, क्यू वारंट, ये रीड्स हैं बच्चे, ये रीड्स जो होते हैं प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए बच्चे। इसलिए फंडामेंटल राइट इज अ लिविंग, फंडामेंटल राइट जो है बच्चे वो जीवन है। तो राइट टू लाइफ को लेकर बच्चे पूरी प्रोटेक्शन की बात की गई। राइट टू लाइफ जो है बच्चे एंड पर्सनल जो लिबर्टी है, इसी का पार्ट है बच्चे राइट टू प्राइवेसी। जो राइट टू प्राइवेसी से बच्चे वो आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है, पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है बच्चे, राइट टू डेड नहीं है, मरने का अधिकार नहीं है बच्चे। इन इंडिया में अगर कोई मरना चाह रहा है तो वो क्राइम माना जाएगा बच्चे, और वो सारी चीजें क्राइम मानी जाएंगी जो मरने के लिए किसी को प्रवोक करे, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों की जो प्राइवेसी होती है बच्चे वो डिस्क्लोज हो जाती है, तो लोग सुसाइड मतलब अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए सोचने लगते हैं। वो सारी चीजें, कुछ लोग हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, जॉब्स नहीं मिल रही है बच्चे, वो लोग अपनी लाइफ को खत्म करने के बारे में सोचते हैं बच्चे, तो उन सभी को प्रोटेक्ट किया गया बच्चे आर्टिकल।
क्लियर है बच्चा? आर्टिकल 21 में आगे बच्चे तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया, जैसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके द्वारा हम लोग फंडामेंटल राइट को, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग एजुकेशन टू राइट को हम फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करते हैं। तो वहाँ पे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ध्यान में रखना है बच्चे। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का रिलेशन फंडामेंटल राइट से भी है बच्चे, एफआर से भी है, और एफडी से भी है बच्चे, फंडामेंटल ड्यूटी से भी रिलेशन है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, और एफआर से भी रिलेशन है बच्चे, क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू बच्चे फंडामेंटल ड्यूटीज 2002 से पहले, 2002 से पहले 10 हुआ करते थे बच्चे, 2002 में बच्चे 10 से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को, और जो 11 ड्यूटीज है बच्चे वहाँ पेरेंट्स की ड्यूटीज, पेरेंट्स एंड गार्जियंस की ड्यूटीज फिक्स की गई है कि वो अपने बच्चों को स्कूल्स भेजें पढ़ने के लिए, ठीक है, और स्टडीज के लिए उन्हें क्या किया जाए, ये आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 है बच्चे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। पुलिस अरेस्ट करने आ रही है बच्चे, तो अरेस्ट के रीजंस को जानने का आपको आर्टिकल 22 के राइट देते हैं कि पुलिस अगर अरेस्ट करने आ रही है तो आप उसके कारण को जान सकते हैं, उसके रीजंस को जान सकते हैं कि भाई आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया, आप उसके रीजंस मुझे बताइए, तो वो रीजंस आपको बताएंगे इसमें, ठीक है बच्चे। आर्टिकल 20 में रीजन बताया जाता है, प्लस इसमें ये भी बोला गया है कि किसी भी अगर हम पर्सन्स को बच्चे अरेस्ट करते हैं बच्चे, ठीक है, किसी भी को अरेस्ट मतलब इलीगल तरीके से किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई पर्सन है बच्चे उसको इलीगल तरीके से आप अरेस्ट नहीं कर सकते, मनमानी नहीं कर सकते, वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपने अरेस्ट कर लिया किसी को बच्चे, तो विदिन 24 आवर्स आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उस पर्सन को प्रेजेंट करना कंपल्सरी है, नहीं अगर करते हैं तो ये माना जाएगा कि उसके राइट टू लाइफ को क्या हो सकता है, तो विदिन 24 आवर्स आप क्या करेंगे, उस पर्सन को बच्चे कोर्ट में क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा बच्चे, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे, क्लियर है चीजें, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर, क्लियर बच्चे ये चीजें। कभी कभी क्या होता है बच्चे कि हम कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखते हैं बच्चे, वो चीज भी बच्चे आर्टिकल 22 में ही मेंशन है कि ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है जो स्टेट सिक्योरिटीज के लिए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, इंडियन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी उनके वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, पब्लिक कम्युनिटी जो सर्विसेज हैं बच्चे वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकता है, तो उन तरह के लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल 370 है बच्चे, जम्मू कश्मीर से जब 370 को रिमूव करना था तो जितने भी वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर्स थे बच्चे, उन्हें फ्री हम छोड़ते तो वहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती थी, पूरा लैंड ऑर्डर जो था वो ब्रेक हो सकता था, उन तरह के लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखा गया फॉर स्टेट सिक्योरिटी रीजंस बच्चे। तो इस इसमें भी वही बोला जाता है जो 22 है बच्चे, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कुछ कंडीशन में हम आपको अरेस्ट करके रख सकते हैं, और कितने मंथ तक अरेस्ट करके रखा जा सकता है बच्चे, लगभग 3 मंथ्स, और 3 मंथ से ज्यादा अगर लग रहा है कि नहीं जरूरत है और भी इनको ज्यादा टाइम तक अरेस्ट करके रखना चाहिए, तो और ज्यादा टाइम के लिए भी अरेस्ट किया जा सकता है, उसके लिए कमिटीज बनाई जाती है जुडिशियल, वो अगर यस बोल देते हैं तो आगे और भी कुछ सप्ताह के लिए आप हाउस अरेस्ट हो सकते हैं,
ये है बच्चे। मतलब हम बिना किसी व्यक्ति को कोई रीजन बताए बिना 3 महीने तक अंदर जेल में डाल कर रख सकते हैं। और इसका काफी यूज भी हुआ है बच्चे। जैसे इंदिरा गांधी ने काफी इसका यूज किया था, जैसे मीसा एक्टिविटी के समय में आया कोटा, टाडा। इसमें क्या होता है, पुलिस आपको तुरंत प्रेजेंट नहीं करती है बच्चे, अरेस्ट कर देगी। पुलिस के पास 3 महीने का समय होता है कोर्ट में प्रेजेंट करने से। ठीक है, वो आपको इस अगर केस में लिया चार्ज किया तो आपका थोड़ा सा बेल होना भी मुश्किल हो जाता है, आपको बेल नहीं मिलेगी बच्चे। पूरी की पूरी आपकी इमेज और जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरह से लोगों के सामने खराब हो चुकी होती है बच्चे। और और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को काफी पावर मिल जाता है, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं बच्चे जीत के लिए। ठीक है, जैसे संजय दत्त था, उसके ऊपर भी तो कोटा या टाड़ा लगा था बच्चे। ठीक है, जबकि उसने बोला कि मेरे ऊपर आर्म्स एक्ट होना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसे किया था। लेकिन जब मुंबई बम ब्लास्ट हुआ तो उसने उसका भी नाम है कि ये भी है इसमें। ठीक है, तो उसके ऊपर टाड़ा लगाया गया, जिसमें हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि आप एक टेररिस्ट हो, आपके ऊपर शक किया जा रहा है एज अ टेरर। तो टेररिज्म को रोकने के लिए बच्चे टाड़ा और कोटा जैसे एक्ट लाए गए। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है बच्चे टाड़ा का मतलब। और कोटा जो है प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म एक्ट, ये कोटा 2005 में आया था। इंदिरा गांधी ने बच्चे मीसा एक्ट का यूज किया था उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, और उनके अगेंस्ट जितने भी पॉलिटिशियंस 1976 में जो उनका विरोध कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में, उन सभी को उठाकर उन्होंने जेल में डाला। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के टोटल रेवोल्यूशन, जयप्रकाश नारायण का टोटल रेवोल्यूशन है बच्चे। तो उस टोटल रेवोल्यूशन में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके सीधा कहाँ डाल दिया गया था बच्चे, जेल में। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? आर्टिकल 30 है बच्चे, राइट ऑफ minorities to establish and administrate educational institutions। तो क्योंकि आर्टिकल 30 से भी बच्चों क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है बच्चे। ठीक है, क्योंकि ध्यान में रखना बच्चे, अगर हम इंडिया को एक सेकुलर कंट्रीज बोलते हैं बच्चे कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इंडिया इज अ लिबरल डेमोक्रेटिक नेशन? तो आर्टिकल 29 व्हाट इज आर्टिकल 25 टू 28, राइट टू रिलीजन जो है बच्चे, वो establish the India is a secular nation। और आर्टिकल 29 एंड 30 इज द, ठीक है, प्रोटेक्ट द इंडिया इज अ लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हर कोई उसी तरीके से प्रोटेक्टेड है बच्चे जिस तरह से मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी है बच्चे, वो अपने स्क्रिप्ट, अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर का अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 29 में ये राइट्स दिए गए, अपने स्क्रिप्ट, अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर का अपने तरीके से प्रैक्टिस करें विदाउट इंटरफियरेंस। स्टेट का इंटरफियरेंस नहीं होगा और सोशल इंटरफियरेंस नहीं होगा। और आर्टिकल 30 ये माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को, आर्टिकल 30 ये पावर देता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है बच्चे, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकता है और उसको खुद ही माइनॉरिटी कम्युनिटीज के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करा सकता है बच्चे। प्लस स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड कर सकता है कि मेरे माइनॉरिटी स्कूल और एजुकेशन सिस्टम में जो प्राइमरी एजुकेशन हो वो मदर टंग्स में अवेलेबल कराया जाए। तो स्टेट गवर्नर जो है उस चीज को पॉसिबल करके देगा। क्लियर हुआ आर्टिकल 20? आर्टिकल 31
32 में बच्चे रीड्स हैं, जो रेमेडीज हैं फॉर एनफोर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चे उनको इन्फोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 में रीड्स दिए गए हैं बच्चे, ये ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, रीड्स में हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेरोसीरीज, क्यूओवार, ठीक है, ये है बच्चे पार्ट ऑफ द रीड्स, इनके थ्रू हम फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। अगर ये पूछा जाता है कि इंडिया जो है वेलफेयर स्टेट है, इसकी डिफिनेशन किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 38 इट्स प्रूव दैट द इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। इंडिया जो है वो क्या है? वेलफेयर स्टेट। क्या आर्टिकल 38? वेलफेयर स्टेट क्या होता है? वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होते हैं बच्चे जो अपने स्टेट के प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद स्टेट लेती है बच्चे। प्रॉब्लम्स चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, जिस तरह की प्रॉब्लम्स है बच्चे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट खुद ले रही है बच्चे। तो उस तरह के स्टेट को बच्चे हम लोग वेलफेयर स्टेट बोलते हैं बच्चे। ठीक है, वेलफेयर स्टेट मतलब लिबरलिज्म जब काफी तेजी से अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया बच्चे, तो लिबरलिज्म के जो डिमेरिट्स थे बच्चे लोगों को दिखने शुरू हुए। लिबरलिज्म ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट दिया कि स्टेट जो है वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल स्फीयर में इंटरफियर कर सकता है फॉर सोशल जस्टिस। ये वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है बच्चे, ये कंसेप्ट ठीक है लिबरलिज्म मतलब कैपिटलिज्म ने ही दिया बच्चे। कैपिटलिज्म ने किसी थिंकर ने बोला कि जो कैपिटलिज्म है उसमें बहुत अच्छी खूबी होती है अपने आप को बदलने की। जैसे ही कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं बच्चे, कैपिटलिज्म खुद अपने आप को चेंज कर लेता है। इसलिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बच्चे विनिंग ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का विनर कौन है बच्चे 90s के बाद से? हर कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के तरफ मूव कर रही है बच्चे। इंडिया भी मूव कर रहा है, सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग प्राइवेट कर रहे हैं। अब हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है लोगों को बेस्ट सर्विसेज देना, प्राइवेट भी आए और वो भी लोगों के लिए बेस्ट सर्विसेज दे। तो वेलफेयर स्टेट तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब जो भी सर्विसेज आपको मिलेगी बच्चे वो प्राइवेट, लेकिन पेपर में अगर पूछा जाएगा कि वेलफेयर स्टेट के डिफिनेशंस या वेलफेयर स्टेट को किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है बच्चे, तो वहाँ पे जो वेलफेयर स्टेट है बच्चे वो आर्टिकल 38 है। तो आर्टिकल 38 में आपका वेलफेयर स्टेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, वेलफेयर स्टेट जो है आर्टिकल। और इस जो एक्चुअली ये आए आर्टिकल कहाँ पे बच्चे? डीपीएसपी में बच्चे, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 50। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट किस लिए दिया गया है बच्चे? डायरेक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिस आर्टिकल, जो ये आर्टिकल्स हैं बच्चे, ये कहीं ना कहीं ठीक है कंट्रीज में सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसीज को इस्टेब्लिश करेंगे बच्चे। अगर हमें सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसीज इस्टेब्लिश करनी है बच्चे, ठीक है, समाजवादी लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र अगर स्थापित करनी है बच्चे, तो वो पॉसिबल हो सकता है डीपीएसपी के थ्रू बच्चे। डीपीएसपी क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्फोर्स हुआ बच्चे, रेडी हुआ 1949 में, इन्फोर्स हो गया 26 जनवरी 1950 को बच्चे, तो हम इंडिया में लोगों के साथ पॉलिटिकल जस्टिस हो चुकी थी, लोगों को पॉलिटिकल जस्टिस मिल गई, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी आ गई बच्चे। लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस, क्रेसी का इम्पोर्टेंस तभी होता है बच्चे जब आपके कंट्री में इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी हो और क्या होना चाहिए बच्चे? दूसरा सोशल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है
कि आपके डेमोक्रेसी में सोसाइटी के हर क्लास का रिप्रेजेंटेशन हो, जहाँ कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो, और सभी लोग उसमें क्या कर रहे हैं, आपके सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको हम लोग सोशल डेमोक्रेसी बोलते हैं। इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी क्या होती है बच्चे? इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है मिनिमम वेजेस। अगर हर किसी को उसके काम का एक मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, हर किसी के पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हो बच्चे, तो अगर हर किसी के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है, हर किसी के पास मिनिमम वेजेस जैसे राइट्स हैं बच्चे, तो हम बोल सकते हैं कि उस कंट्री में इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है, जो उस कंट्री में इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब वन पर्सन and one vote is a one balance. क्लियर बच्चों, समझ में ये बात? आगे हमारे पास है, हाँ, एक चीज और भी ध्यान में रखो बच्चे, जो ये डीपीएसपी है बच्चे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें तीन आइडियोलॉजी है बच्चे, लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म, सोशलिज्म और बच्चे गांधीज्म, ये तीन फिलोसफी है बच्चे, ठीक है। तो जो विलेज पंचायत है बच्चे, वो है गार्जियन फिलोसफी, उसको हम लोग गार्जियन फिलोसफी, विलेज पंचायत गार्जियन फिलोसफी। तो विलेज पंचायत पहले आर्टिकल 40 से था बच्चे, अब किस आर्टिकल में आता है विलेज पंचायत? आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 में बच्चे तुम्हें विलेज पंचायत जैसी चीजें, ठीक। आर्टिकल 44 भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। अभी इस पे लॉ नहीं बन रहा है, हाँ। इंडिया के एक स्टेट है बच्चे जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और वो स्टेट है बच्चे गोवा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो आप गोवा बताएंगे, क्योंकि इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर सेम है बच्चे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है। क्रिश्चियन का अलग है, हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है, सिख का अलग है बच्चे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट है बच्चे। हमारे पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, पर्सनल कोड ऑफ जो प्रोसीजर है, सभी के लिए एक नहीं है बच्चे, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। धीरे धीरे चीजें शुरू हो चुकी हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड धीरे धीरे आ रहा है, जैसे ठीक है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी उनके ऊपर भी एक दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ में चेंजेस लाइए, तीन तलाक जैसी चीजों को आप खत्म करें, ठीक है। आप मल्टी मैरिज को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, खत्म होना चाहिए। तीन तलाक जो है वो एक लीगल एक्टिविटीज मानी जाएगी, उसमें बलिष्ठ उपयोग किए जाएंगे, तो ये चीजें धीरे धीरे आ रही थी, ठीक है। तो वो धीरे धीरे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है बच्चे कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो बेस्ट चीजें हैं उसको अलग किया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो बेस्ट चीजें हैं उसको निकाला जाए, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ की जो बेस्ट चीजें हैं उनको निकाला जाए, सिख कम्युनिटीज के जो बेस्ट चीजें हैं उनको निकाला जाए, जैन, ठीक है, यूपी, इनसे भी जो इनके पर्सनल लॉ में बेस्ट चीजें हैं उन सभी को मिलाकर एक कॉमन लॉ, उस तरह वो अगर एक कॉमन लॉ बन जाता है या पॉसिबल हो जाता है, तो उस तरह के लॉ को यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ, इसकी मांग हो रही है। जैसे जैसे सोसाइटी हमारा एजुकेटेड होता जाएगा, अवेयर होता जाएगा, तो ये चीजें एग्जिस्टेंस में आ जाती है, ये चीजें क्या हो जाती है, एग्जिस्टेंस में। क्लियर है बच्चों? सोसाइटी अवेयर नहीं होगा तो पेपर में पूछा जाता है, तो आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दूसरी बात हमें देखना पड़ेगा आर्टिकल 44 में। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 46 में आ गए बच्चे, तो जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर जो वीकर सेक्शंस हैं बच्चे, इनके राइट एक तरह से प्रोटेक्ट किए गए हैं, ठीक है। मतलब इनको कुछ आपको स्पेशल प्रिविलेजेस देना पड़ेगा। तो जैसे वीकर सेक्शन के लिए हमें 10% का कर दिया, शेड्यूल कास्ट के
शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5% का हमने रिजर्वेशन दिया एजुकेशन एंड इकोनॉमी। तो आर्टिकल सभी लोगों को ब्रेक पड़ी आवाज बच्चे। आवाज ब्रेक हो गया सबकी आवाज ब्रेक हो गई बच्चे। तो हम बात कर रहे थे बच्चे आर्टिकल 46। तो ये तो धीरे धीरे आर्टिकल 46 पे बच्चे लॉ बन चुका है, ठीक है। जो आर्टिकल 46 है बच्चे इस पे लॉ बन चुका है, धीरे धीरे लॉ बन रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे तो आर्टिकल 46 जो है बच्चे ये एग्जिस्टेंस में मतलब जो डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स हैं बच्चे ये धीरे धीरे इन्फोर्स हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। इनको धीरे धीरे इन्फोर्स कराया जाएगा बच्चा आर्टिकल 46 को बच्चे। ये धीरे धीरे सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो इन्फोर्स हो रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। तो आर्टिकल 46 जो है बच्चे वो धीरे धीरे इन्फोर्स हो रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहाँ पर। आर्टिकल 50 जो है बच्चे यहाँ पे जुडिशरीज और एग्जीक्यूटिव्स को क्या किया गया बच्चे सेपरेट किया गया। तो जुडिशरीज और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं बच्चे वो आर्टिकल 50 के थ्रू क्या की गई है सेपरेट की गई है, ठीक है। तो जो आर्टिकल 50 से बच्चे यहाँ पे जुडिशरीज और जो एग्जीक्यूटिव्स है बच्चे इनको सेपरेट करते हैं। तो ये भी पेपर में पूछ लेता है आर्टिकल 50 से बच्चे किस आर्टिकल में जुडिशरीज और एग्जीक्यूटिव्स को सेपरेट किया गया। तो जो आपका जुडिशरीज और एग्जीक्यूटिव्स जो है बच्चे ये आर्टिकल 50 के थ्रू क्या होते हैं सेपरेट, ठीक है। दोनों को सेपरेट किया गया आर्टिकल 50 जो है जहाँ पे दोनों को सेपरेट करते हैं। आर्टिकल 51 में तुम्हारा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है बच्चे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जब भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज के लिए यूनियन ऑफ इंडिया कोई डिसीजंस ले रहा है बच्चे तो उस समय स्टेट को इन्वॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। स्टेट को बाईपास करके आप, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज फॉर्म नहीं कर सकते। तो पीस एंड सिक्योरिटीज के लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। पीस एंड सिक्योरिटीज के लिए बच्चे आपको वहाँ पे आर्टिकल 50 का जो बच्चे क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 50 में जो है बच्चे वो पीस एंड सिक्योरिटी, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ आईआर में मैं बताऊंगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच एनक्लेव इश्यूज थे बच्चे, एनक्लेव प्रॉब्लम्स थे तो जो सॉल्व हुए उसमें बंगाल सर गवर्नमेंट को नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके जो भी लैंड थी बच्चे लैंड शेयरिंग किया गया, प्रॉपर सिटीजन्स जो थे पॉपुलेशन जो थी उसका प्रॉपर सेटलमेंट किया गया, सिटीजनशिप दी गई, ये सारी चीजें आर्टिकल 51 का ही पार्ट माना जाता है। जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तुम देखोगे तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट है बच्चे, ठीक है। तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट बच्चे, ठीक। और वो डिस्प्यूट है बच्चे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 25% वाटर का बच्चे, 25% वाटर का डिस्प्यूट है बच्चे। अब वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश उस चीज का अपोज कर रहा है। तो ये जो तीस्ता रिवर डिस्प्यूट है बच्चे, जो तीस्ता रिवर डिस्प्यूट है बच्चे, ये कहीं ना कहीं तुम देखोगे कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को भी कमजोर करता है, ठीक है। बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश क्या कर रहा है 25% जो वाटर है बच्चे, ठीक है, उसमें उस वाटर के हाफ का क्लेम कर रहा है कि हाफ वाटर मुझे मिलना चाहिए, यानी 12.5% वाटर मुझे मिलना चाहिए और 12.5% वाटर जो है वो इंडिया को मिलना चाहिए। इस चीज का अपोज कौन कर रहा है? ममता बनर्जी। वो कह रही है कि तीस्ता रिवर का तो ओरिजिन इंडिया में है, मैक्सिमम पानी इंडिया में बहता है, इसलिए तीस्ता रिवर पे ज्यादा से ज्यादा हमारा राइट होना चाहिए। बांग्लादेश कह रहे हैं आधा दो, इसलिए मामला बीच में अटका पड़ा है बच्चे, ठीक है।
तो जब तक ममता बनर्जी को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिमांड होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अगर फुलफिल नहीं करेगी तब तक ये प्रॉब्लम्स बना। तो अभी भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीसरा वाटर डिस्प्यूट है जो आप लोगों को प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज का ये मामला तभी सॉल्व कर पाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट जब बांग्लादेश सॉरी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट जब वो अपोज करती रहेगी तो मैटर सॉल्व नहीं वो चलता ही रहेगा। ये 74-5 से ये चीजें चली आ रही है। आगे आर्टिकल 51 है जहाँ पे आता है फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशंस किया गया है नीचे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज इसको भी अलग से हमें करना ही करना है। आर्टिकल 72 में बच्चे पार्डन है, पावर ऑफ पार्डन जो बच्चे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये किसी की भी पनिशमेंट पे अगर पार्डन कोई दे सकता है बच्चे को प्रेसिडेंट। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली उसको फ्री करना, मतलब उसको जो भी पनिशमेंट मिली है उस पनिशमेंट से उसको फ्री करना क्या होता है पार्डन। गवर्नर के पास भी पार्डन होता है लेकिन गवर्नर जो है वो किसी को कंप्लीटली फ्री नहीं कर सकता, मतलब किसी की सजा वो कंप्लीटली वो माफ नहीं कर सकता, उसको सजा से कंप्लीटली बाहर नहीं कर सकता। हम गवर्नर सजा में कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन प्रेसिडेंट के पास पार्डन की पावर है। अगर किसी को सिविल प्रोसीजर से मिला है तो उस पर भी पार्डन देगा, क्रिमिनल प्रोसीजर्स में किसी को पनिशमेंट मिली है उस पर भी प्रेसिडेंट पार्डन देता है। आर्मी कोर्ट के थ्रू अगर किसी को पनिशमेंट मिला है उस पर भी प्रेसिडेंट के थ्रू पार्डन्स दिया जाता है। तो कई तरह के होते हैं, मतलब पार्डन्स भी दे सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है, रिमिट्स भी कर सकता है, कम्यूटेड सेंटेंस इन सर्टेन केस, मतलब कुछ कंडीशन में ना सजा रोक दी जाती है, जो पनिशमेंट होती है बच्चे उसको हम रोक देते हैं। जैसे देखा गया कि नहीं इसका फैमिली बैकग्राउंड जो है काफी खराब है, ठीक है, मतलब खराब क्या है, मतलब कोई है नहीं आगे पीछे, तो उस तरह के लोगों को उस टाइम के बाद से फ्री कर देना चाहिए। या मेंटली डिस्टर्ब हो गया, बीमार हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कॉम्पिटेटिव सेंटेंस जैसी चीजें क्लियर। आर्टिकल 74 में हम लोग अच्छे देखने में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है और जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है बच्चे वहाँ प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ऐड एंड एडवाइस पे काम करेगा। प्रेसिडेंट को अपने से काम करने का कोई राइट नहीं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये जिस तरीके से एडवाइस करेंगे बच्चे तभी प्रेसिडेंट उस एडवाइस का यूज करते हुए अपने डिसीजंस को लेगा। प्रेसिडेंट अपने आर्बिट्रेरी पावर का यूज नहीं कर सकता है, अपने इंटेलिजेंसेस का यूज नहीं कर सकता अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही एडवाइस पे करना है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आने के लिए आपको लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा या फिर राज्यसभा का मेंबर। बिना राज्य और लोकसभा के मेंबर हुए आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट नहीं हो सकते। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट में लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होना कंपल्सरी है। कुछ पूछना है कोई जो नहीं पूछ पा रहे कुछ पूछना है पूछे कुछ अगर समझ में आए तो पूछे।
हाँ बस समझ में आ गया। क्लास देखना है वेडनेसडे को मिलेंगे सेम टाइम पे और उस दिन हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, इकोलॉजिकल मॉडल करना है ना हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, इकोलॉजिकल मॉडल करना है बच्चे बेसिक में बच्चे। ठीक है, अपना दिमाग करते हैं। हाँ बच्चे